पाकिस्तानी आतंकी संगठन यूपी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हों, तो वहीं दूसरी ओर आईएसआईएस का मॉड्यूल भी यूपी में दस्तक दे चुका है। सहारनपुर और कानपुर से गिरफ्तार किए गए नदीम और हबीब उल जहां पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान से जुड़े पाए गए हैं, तो वहीं आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया आतंकी सबाउद्दीन आईएसआईएस के साथ सीधे संपर्क में था। इन सभी ने आतंकी वारदात के लिए साजिश का ऐसा ताना बाना बुना था जिसके बारे में जानने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों के माथे की शिकन भी बढ़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। यूपी में दहशतगर्दों के एक के बाद एक पकड़े जाने का सिलसिला जारी है और इसके बाद हो रहे खुलासे किसी बड़े खतरे की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के भीतर ही राज्य से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी इस बात का पुख्ता सबूत है कि यूपी को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके लिए स्लीपिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन कनेक्शन के जरिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर पहले तो यूपी के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और फिर जिहादी वीडियो के जरिए इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। साफ है कि बेहद सोच समझकर इस जिहादी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। सहारनपुर से गिरफ्तार हुए आतंकी नदीम ने भी एटीएस के सामने इस बात का खुलासा किया है कि उसे बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को मारने का आदेश पाकिस्तानी हैंडलर सैफुल्ला ने दिया था। वहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े ये आतंकी हैंडलर नदीम और कानपुर से पकड़े गए आतंकी हबीब उल इस्लाम के जरिए युवाओं को निशाना बनाने की कोशिश में थे। जिहादी वीडियो के जरिए ये लगातार युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश में जुटे थे। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र खास तौर से इनके शिकार थे। वहीं जहां एक और नदीम और हबीब उल इस्लाम को इसके लिए पाकिस्तानी आतंकियों से आदेश मिल रहा था, तो दूसरी ओर आजमगढ़ से पकड़ा गया आतंकी सबाउद्दीन आईएसआईएस के मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसने 15 अगस्त को बड़े धमाके की साजिश रची थी। सबाउद्दीन भी युवाओं को जिहाद के लिए बरगला रहा था और सूत्रों की माने तो वो खुद का आतंकी संगठन भी तैयार करने की कोशिश में जुटा था। जिस तरह से यूपी में पाकिस्तानी आतंकी संगठन और आईएसआईएस के स्लीपिंग मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, उससे एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि यूपी को दहलाने की साजिश बड़े पैमाने पर रची जा रही है, जिसे देखते हुए अब सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं, जिनके सतर्क रहने की वजह से ही आतंकी अपने नापाक मंसूबे पूरे करने में कामयाब नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और एके जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो कि अपनी बात रखेंगे। चंद्रभूषण जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप चारों लोगों का बहुत स्वागत है। कुछ देर बाद कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। मोहम्मद अतीक, राष्ट्रीय प्रवक्ता मुस्लिम लीग जो है, अतीक साहब भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत शोएब सिद्दीकी जी आपसे। सवाल देखिए, घूम फिर कर एक बार फिर से वहीं उठ गया है कि तालीम के आड़ में एक ऐसी यहां पर तालीम दी जा रही है, आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, सवाल उठने लगे हैं। जवाब दीजिए। देखिए अनुज साहब, सबसे तो पहले मैं हिंदुस्तान वालों को और हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा। और जहां तक आतंकवादियों का सवाल है, तो देखिए इनका कोई मज़हब नहीं होता है, इनका कोई समुदाय नहीं होता है। किसी एक समुदाय को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। और जो लोग इनके पीछे हैं, उसके पीछे हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं कि आखिर ये चाल कौन चल रहा है। हाँ। और जहां तक चीन है या पाकिस्तान है, मैं खुला आपको चैलेंज करना चाह रहा हूं, चीन हो या पाकिस्तान हो, हाँ, इनकी सियासत या इनकी गंदी चाल यहाँ कामयाब नहीं हो पाएगी। हर हिंदुस्तानी एक है और रहेगा। और जिस तरह के लड़के नौजवान बहक रहे हैं, वो चाहे किसी समुदाय के हों, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपके चैनल द्वारा ये कहना चाहता हूं कि हर मुसलमान आपके साथ था, है और रहेगा। लेकिन
ये जो लोग इसके पीछे आड़ में इन लड़कों को बरगला रहे हैं वो गलत है, वो चाहे किसी समुदाय के हों। आप हिंदुस्तान को ना बांट पाए थे, ना बांट पाए हैं, ना बांट पाएंगे। हर मुसलमान भाई देखिए, आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, ठीक बात है, आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। कभी कुछ नहीं कहा ऐसा और ना ही कहेंगे, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं ना जिनकी वजह से हो रहा है। कानपुर से जो पकड़ा गया है वो एक मदरसे में पढ़ाता भी था ना, और खबर यही निकल कर आ रही है कि पढ़ाई के नाम पर किस तरह से बरगलाया जा रहा है, इंटरनेट पर कैसे वीडियोस डाले जा रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है, जिहादी वीडियोस डाले जा रहे हैं, तो ये भड़काने की कोशिश की जा रही है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, ये बड़ा टास्क है। शोएब भाई आता हूं, दोबारा मैं आता हूं आपके पास। हरीशचंद्र जी, बड़ी चुनौती है ये स्लीपर सेल, इनको ढूंढना, निकालना, पकड़ना, इनके अंजाम तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से ये बड़ी चुनौती है, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार में जो मुस्तैद चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है और मुस्तैद जो पुलिस फोर्स है और सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी सक्रियता के कारण और उनके तत्परता के कारण ये जो आतंकवादी हों, चाहे जिहादी हों या माफिया तंत्र हों या अपराधी हों, सबकी कमर तोड़ने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार में हुआ है। जो भी ये स्लीपिंग मॉड्यूल मिले हैं, ये चिंता की बात है, वो चाहे वो नदीम हो, चाहे सैफुल्ला हो, चाहे ये आजमगढ़ से गिरफ्तार किए गए सज्जन हो। हाँ। लेकिन ये जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, ये बड़ी गंभीर बात है कि इनका हकीमुल्ला नाम के जो हैंडलर है, आतंकवादी है, वो पाकिस्तान में उससे नदीम की साठगांठ हुई। हाँ। और फिर वो विभिन्न उनको आतंकवादी नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रक्रिया में उनकी ट्रेनिंग भी हुई और तरह तरह से उनको ट्रेन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम का प्रयोग किया गया। हाँ। और सैफुल्ला के बारे में तो ये कहा जाता कि वर्चुअल जो जानकारियां आई हैं। हाँ। कि वर्चुअल आईडी बनाने में वो माहिर था। यही चिंता का विषय है और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हरीश जी, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में इस वक्त जिस कितना खतरनाक हो गया है। सरकार की प्राथमिकता कानून है, उत्तर प्रदेश की में शांति व्यवस्था और सुरक्षा है। हाँ। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े जो अधिकारी हैं और जो उसमें जुड़े जो भी सुरक्षा का तंत्र है, उसकी जो जागरूकता है, उसकी जो सतर्कता है, उसकी जो तत्परता है, उसने इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है। बिल्कुल ठीक बात है हरीश जी, आज हम दिन में भी यही बात कर रहे थे और एके जैन साहब मेरे साथ ही डिबेट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये बात कही कि यूपी एटीएस अच्छा काम कर रही है, यहाँ यूपी एटीएस की तारीफ करनी चाहिए। एके जैन साहब, चर्चा में आइए, इंटरनेट पे ग्रुप बन गया, इंटरनेट पे उस ग्रुप पे वीडियोस डाले जा रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है इंटरनेट की दुनिया। बिल्कुल खतरनाक है। जहां उसके बहुत से लाभ हैं टेक्नोलॉजी के, वहां उसके बहुत से नुकसान भी हैं। अगर यूथ इसको देखकर रेडिकलाइज हो जाए तो बड़ा खतरनाक है। उनको, हमारे यहाँ के बच्चों को समझना पड़ेगा कि अगर देश सुरक्षित है तभी वो सुरक्षित हैं। बिल्कुल। और अगर इस प्रकार के तत्वों के बहकावे में आके करेंगे, उनका परिवार भी बर्बाद होगा, स्वयं भी बर्बाद होंगे, समाज भी उनका उसकी भी बदनामी होगी। इसलिए ये हमको जरूर समझना पड़ेगा और कि किस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है। तो मुस्लिम्स को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर उनको कभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिले कि किसी मदरसे में गलत शिक्षा दी जा रही है, रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको तत्काल रिपोर्ट करें, जिससे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पर कार्रवाई कर सकें। और देखिए, ये तो एक कंटिन्यूअस एक खेल है जो कि लुका छिपी का जो कि चलता रहेगा। और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, जिनसे बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन यूपी एटीएस का और एसटीएफ का रहता है। इंफॉर्मेशंस मिलती है, उनको डेवलप करना, उन पे कार्रवाई करना। ये जो अरेस्ट हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट अरेस्ट हैं और इनसे आगे चलकर बहुत खुलासे होंगे। और काफी इसमें जो लोन वुल्फ्स हैं, जो हाइब्रिड टेररिज्म को एक इंडिया में पनपाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है, अफगानिस्तान से हो रहा है, ये इसके ऊपर कुछ हद तक लगाम लगेगी। बिल्कुल ठीक बात है।
कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ आ गए। कपिल श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। कपिल जी, ये तो गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? यूपी एटीएस ने बढ़िया काम किया है, लेकिन आप देखिए देश के अंदर ही ऐसे लोग यहां पर छुपे हुए हैं जिनको निकालना भी बहुत मुश्किल है और बहुत बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और वो मुस्तैद हैं, उनकी सुरक्षा करना ही उनकी जिम्मेदारी है और वो काम कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी है कि जब हम साइबर युग में जी रहे हैं और जिस तरीके से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और उस पर जो रोक है वो हमारी सरकारें नहीं लगा पा रही, उनको इंटरेप्ट नहीं कर पा रही, उनको जो है बीच के अंदर पकड़ा नहीं जा पा रहा है। ये तमाम सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे अभी देश जूझ रहा है जी। कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको याद होगा कि अब से 2 साल या 2.5 साल पहले की घटना है कि बीच में हैकर्स ने सैन्य मंत्रालय के अंदर, वित्त मंत्रालय के अंदर पता नहीं कहां कहां हैकिंग कर दी। बिल्कुल आपके सामने उसके उदाहरण थे, सारी न्यूज फ्लैश आउट हुई थी। और आप देख लीजिए कि आज उनका समीकरण कैसा है कि हमारे 150 कॉन्वॉयज जो हैं पुलवामा अटैक में शहीद हो गए और हम आज तक उन पर चार्जशीट नहीं ला पाए हैं। ये भी तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 450 किलो RDX आया और सब रोड से उतर करके मेन को हिट कर दिया गया, जबकि पहले कानून इस बात का था कि जब इस तरीके की सैन्य गतिविधियां होती थी तो जो सब मार्ग हैं उसको रोक दिया जाता था जी, उन पे बैरिकेटिंग होती थी, लेकिन सब कुछ हट गया था। बावजूद उसके एक घटना हुई, मान लीजिए, तो 150 सैनिक शहीद हुए थे भारत माता के। आज तक उस पर जो है एक चार्जशीट हम नहीं ला पाए, ये बहुत देश का दुर्भाग्य है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। ठीक है, हरीश जी इसका जवाब देंगे, सत्ता में है, सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसका जवाब वो जरूर ले लूंगा मैं उनसे। लेकिन मोहम्मद अतीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। अतीक साहब, स्वागत है आपका। अतीक साहब, देखिए एक बार फिर से ये बात उठने लगी है कि तालीम की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग, इसको कैसे देखा जाए? अभी AK जैन साहब पूर्व DGP हैं, वो बोल रहे थे कि एक समुदाय को ये सोचना चाहिए, उनको अगर कहीं से कुछ जानकारी मिले वो भी हमें बताएं, मदद करें इसमें। मोहम्मद अतीक, आवाज आ रही है आपको? अतीक साहब, आवाज आ रही है? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चंद्रभूषण हिंदू धर्मगुरु जी हैं। चंद्रभूषण जी, कैसे देखा जाए इस पूरी तस्वीर को? सर्वप्रथम आप सभी को काशी के इस धरती से हर हर महादेव और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप ही के इस चैनल पे पिछले डिबेट में मैंने कहा था कि इनकी शिक्षा जो है ये एक पूरे समुदाय की जिसकी बात करते हैं वो एक साथ एक शिक्षा के नाम पे एक टाइप्ड हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है और वो टाइप्ड हिसाब से होने के कारण बाकी जगहों से आज के समय में लोग इंटरनेट के माध्यम से जो है जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, और उस सोशल मीडिया के थ्रू जो है अन्य के द्वारा इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो है जिससे कि लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है और जिनका वो माइंड वॉश हो रहा है वो पूर्ण रूप से उन लोगों के कंट्रोल में है। बात तो समझिए। अब उन लोगों के कितने कंट्रोल में है ये कहा जाना मुश्किल है। उनका नेटवर्क भी, अब उनका ये नेटवर्क, उनकी ये शिक्षा आज की नहीं है जी, काफी समय पहले से वो शिक्षित होते हुए आ रहे हैं इसी चीज के लिए और जिनका कि वो प्रदर्शन बलपूर्वक भी कर रहे हैं। अब इनके इस तरीके को, जैसे कि मदरसों की बात आती है जी, तो मदरसों में जो है बाकी जगहों से, दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से वो जो है वो शिक्षा के नाम पे वो ज्यादा कनेक्टेड होते हैं आपस में, एक दूसरे के वनस्पत की किसी दूसरे के जो है। इसलिए ये वहां से जुड़े होने के कारण उनको भी वही शिक्षा दी जाती है, तो वो समझते हैं कि हाँ यही बात ही सही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे तरफ हमको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। तो
जांच एजेंसियां जांच कर रही है, इसलिए उसमें वो देखना कुछ भी होगा कि जो क्या कि कुछ यहाँ निकल कर पर आता गलत है, ठीक है। अपराध है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव भी अभी सवाल उठा रहे थे सरकार के ऊपर, चार्जशीट की बात कर रहे थे, वो जवाब दीजिए सर। देखिए, इसमें दो चीजें अहम हैं। कपिल जी स्वयं में एक विद्वान अधिवक्ता हैं, चीजों को समझते हैं, फिर भी चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष में रख रहे हैं तो कुछ न कुछ सवाल उठाते हैं, सब चीजों को जानते हुए। देखिए, ये जो आतंकवादी जो कनेक्शन है, चाहे वो नदीम हो, चाहे सलाउद्दीन हो, चाहे सबाउद्दीन हो जो आजमगढ़ से गिरफ्तार हुआ, ये जितने भी हैं ये सोशल मीडिया के विभिन्न टूल्स को का उपयोग करते हैं। हाँ। और कई बार सुरक्षा एजेंसियों के लिए सारे इन सूत्रों को एकत्रित करना, उनको प्रामाणिक तौर पर उस पर पूरी तरह से उनके प्रामाणिक आधार पे पहुंचना और फिर पहुंचने के बाद फिर वो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई हो। तो जब भी इनपुट्स मिलते हैं उसको हर एंगल पे ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उसको पुख्ता करती हैं, और उनके क्योंकि इतने तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं कि किससे वो काम कर रहे हैं, किससे वो बात कर रहे हैं, उन सबको पूरी तरह से खंगालना, और खंगालने के बाद सारे ठीक बात है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है हरीश जी, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। शोएब सिद्दीकी रखिए अपनी बात। देखिए, अनेक बार आ रहा हूँ हरीश जी, आ रहा हूँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए शोएब जी बोलिए। इन सारे मामलों में सुरक्षा एजेंसियों को भी सारे तथ्यों को, सारे प्रमाणों को एकत्रित करके चार्जशीट फाइल करने में कई बार समय लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है, ये सब बात ठीक कह रहे हैं आप, बात ठीक कह रहे हैं आप। विषयों पे हाँ। बहुत पुख्ता ढंग से तभी सारी चीजों को, बिल्कुल ठीक बात है, बोलिए शोएब बोलिए, ब्रेक पर जाना है। तब इन सब चीजों पे पुख्ता तौर पे एजेंसियां काम करती हैं। देखिए अनुज भाई, ऐसा है कि जो चार्जशीट लगती है उसका टाइम होता है 90 दिन का। तो ये अगर आप कहें कि उसमें हीला वाली हुई, देरी हुई, तो इससे मतलब नहीं है। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो। चार्जशीट 90 दिन में लगती है, 90 दिन में लग जाना चाहिए। और जहां तक यहाँ पे बात मदरसों की आ रही थी, तो देखिए ऐसा है कि लखनऊ में भी 50 मदरसे चलते हैं। आप मौलाना खालिद फरंगी महली साहब मदरसा देख लिए। ऐसा नहीं है चंद लोग ऐसी हरकतें करते हैं, पूरा समुदाय उसको भुगतता है। आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस को बिगाड़ने में लोग लगे थे, लेकिन हमारी सरकार चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, उसने मुस्तैदी से काम किया और सामने आपके मंजर आम पे मामला आया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो आदमी अपने काम में लापरवाही करे उसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उसको बर्खास्त कर दे फौरन। इस मुल्क के टुकड़े जो करना चाहते हैं, ठीक बात है शोएब जी, लेकिन अगर चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जिसकी गिरफ्तारी की जा रही है, यूपी एटीएस जिसकी गिरफ्तारी कर रहा है, वो मदरसों से जुड़ा हुआ है, अगर जी वो पढ़ाई करा रहा है वहां पर, किस तरह की पढ़ाई देगा, किस तरह की शिक्षा देगा, किस तरह की सोच देगा, इसमें ज्यादा समझने और जानने की जरूरत नहीं है। अगर अनुज भाई, अगर ये गलत है, देखिए अनुज भाई, भाई गलत है क्या शोएब भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर क्या गलत है? गलत तो गलत है ना, इसमें अगर गलत क्या है? नहीं गलत है, मैं खुद कह रहा हूं। देखिए, मदरसे जैसे लखनऊ में 50 हैं, अब उसमें किसी एक में चल रहा है तो 9 को आप 10 को नहीं कह सकते। जो चल रहा है उसको सख्ती से पेश आना चाहिए, और जिस समुदाय के लोग ये हरकत करते हैं उससे पूरी कौम को नुकसान होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है सभी से कि ये कोई हरकत ना करे इस तरह की, और ना ही इस काम में इन्वॉल्व हो। और खास करके देखिए, इंटरनेट जो चल रहा है, इस पे हमारी गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से और खास प्रधानमंत्री जी से कि इस पे निगरानी रखी जाए, क्योंकि जो गलत चीजें होती हैं जब वो मीडिया में सामने आ जाती, सोशल मीडिया में, तो उसका जो है गलत इस्तेमाल बहुत होता है और नौजवान बहुत बहक जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं समुदाय के, एक के लिए लोग सामने आ गए, कितने लोग सामने आकर कितनी जानकारी दे दी, ये भी तो जानना जरूरी है। चंद्रभूषण जी इसका जवाब जरूर देंगे। हरीश जी रख लीजिए जल्दी से बात, 30 सेकंड दे रहा हूं सर, ब्रेक पर जाना है। जो नहीं दे रहे वो गलत है, जो नहीं दे रहे वो गलत है। हिंदुस्तान के साथ हर आदमी उसके साथ खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बोलिए हरीश जी, बोलिए। खाना भी नुकसानदेह हिंदुस्तान को मिटा नहीं सकता है। ठीक है हरीश जी, बोलिए जल्दी से। अनुज जी, मैं इस पे एक अहम पहलू, इस पूरी ये जो आतंकवादी स्लीपर सेल्स हैं या जिस तरह से ये नेटवर्क काम कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो भी संदिग्ध होता है, जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होता है, उसकी जो जीवन शैली है निश्चित रूप से वो सस्पिशियस होती है। तो मुस्लिम समाज को विद इन द सोसाइटी
अगर मुस्लिम समाज इस बात के प्रति जागरूक हो कि जो सस्पिशियस गतिविधि वाले हैं उनके समाज में, ऐसे लोगों को चिन्हित करे, ऐसे लोगों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को बतावे, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा ठीक है। बाकी लोगों से भी रिएक्शन लेंगे। कपिल जी मैं आपके पास भी आऊंगा, एक जैन साहब आपके पास भी आऊंगा। ठीक है चंद्रभूषण जी आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। जो पॉइंट यहां पर हरीश चंद्र श्रीवास्तव उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वहीं से इस बात की शुरुआत करेंगे कि आखिर ये नाम क्यों जुड़ जाता है। अगर आपके बीच में लोग रह रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बाहर निकलिए और जानकारी दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। की सक्रियता के कारण और उनके तत्परता के कारण ये जो आतंकवादी हों, चाहे जिहादी हों या माफिया तंत्र हों या अपराधी हों, सबकी कमर तोड़ने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार में हुआ है। जो भी ये स्लीपिंग मॉड्यूल मिले हैं, ये चिंता की बात है। वो चाहे वो नदीम हो, चाहे सैफुल्ला हो, चाहे ये आजमगढ़ से गिरफ्तार किए गए सज्जन हो, हाँ। लेकिन ये जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, ये बड़ी गंभीर बात है कि इनका हकीमुल्ला नाम के जो हैंडलर है, आतंकवादी है, वो पाकिस्तान में उससे नदीम की साठगांठ हुई, हाँ। और फिर वो विभिन्न उनको आतंकवादी नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रक्रिया में उनकी ट्रेनिंग भी हुई और तरह तरह से उनको ट्रेन करने के लिए हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम का प्रयोग किया गया, हाँ। और सैफुल्ला के बारे में तो ये कहा जाता कि वर्चुअल जो जानकारियां आई हैं, हाँ। कि वर्चुअल आईडी बनाने में वो माहिर था। यही चिंता का विषय है और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हरीश जी, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में इस वक्त जिस कितना खतरनाक हो गया ये। सरकार की प्राथमिकता कानून है, उत्तर प्रदेश की में शांति व्यवस्था और सुरक्षा है, हाँ। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े जो अधिकारी हैं और जो उसमें जुड़े जो भी सुरक्षा का तंत्र है, उसकी जो जागरूकता है, उसकी जो सतर्कता है, उसकी जो तत्परता है, उसने इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है। बिल्कुल ठीक बात है हरीश जी। आज हम दिन में भी यही बात कर रहे थे और एके जैन साहब मेरे साथ ही डिबेट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये बात कही कि यूपी एटीएस अच्छा काम कर रही है, यहाँ यूपी एटीएस की तारीफ करनी चाहिए। एके जैन साहब चर्चा में आइए, इंटरनेट पे ग्रुप बन गया, इंटरनेट पे उस ग्रुप पे वीडियोस डाले जा रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। इंटरनेट की दुनिया बिल्कुल खतरनाक है। जहां उसके बहुत से लाभ हैं टेक्नोलॉजी के, वहां उसके बहुत से नुकसान भी हैं। अगर यूथ इसको देखकर रेडिकलाइज हो जाए तो बड़ा खतरनाक है। उनको, हमारे यहाँ के बच्चों को समझना पड़ेगा कि अगर देश सुरक्षित है तभी वो सुरक्षित हैं। बिल्कुल। और अगर इस प्रकार के तत्वों के बहकावे में आके करेंगे, उनका परिवार भी बर्बाद होगा, स्वयं भी बर्बाद होंगे, समाज भी उसकी भी बदनामी होगी। इसलिए ये हमको जरूर समझना पड़ेगा और कि किस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है। तो मुस्लिम्स को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर उनको कभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिले कि किसी मदरसे में गलत शिक्षा दी जा रही है, रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको तत्काल रिपोर्ट करें, जिससे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पर कार्रवाई कर सके। और देखिए, ये तो एक कंटिन्यूअस एक खेल है जो कि लुका छिपी का जो कि चलता रहेगा, और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, जिनसे बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन यूपी एटीएस का और एसटीएफ का रहता है।
इंफॉर्मेशंस मिलती है उनको डेवलप करना, उन पे कार्रवाई करना। जी। ये जो अरेस्ट हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट अरेस्ट हैं और इनसे आगे चलकर बहुत खुलासे होंगे और काफी इसमें जो लोन वुल्फ्स हैं, जो हाइब्रिड टेररिज्म को एक इंडिया में पनपाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है, अफगानिस्तान से हो रहा है, ये इसके ऊपर कुछ हद तक लगाम लगेगी। बिल्कुल ठीक बात है। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ आ गए। कपिल श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। कपिल जी, ये तो गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? यूपी एटीएस ने बढ़िया काम किया है, लेकिन आप देखिए देश के अंदर ही ऐसे लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं जिनको निकालना भी बहुत मुश्किल है और बहुत बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और वो मुस्तैद हैं, उनकी सुरक्षा करना ही उनकी जिम्मेदारी है और वो काम कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी है कि जब हम साइबर युग में जी रहे हैं और जिस तरीके से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और उस पर जो रोक है वो हमारी सरकारें नहीं लगा पा रही, उनको इंटरप्ट नहीं कर पा रही, उनको जो है बीच के अंदर पकड़ा नहीं जा पा रहा है। ये तमाम सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे अभी देश जूझ रहा है। जी, कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको याद होगा कि अब से 2 साल या 2.5 साल पहले की घटना है कि बीच में हैकर्स ने सैन्य मंत्रालय के अंदर, वित्त मंत्रालय के अंदर पता नहीं कहां हैकिंग कर ली। बिल्कुल आपके सामने उसके उदाहरण थे, सारी न्यूज फ्लैश आउट हुई थी। और आप देख लीजिए कि आज उनका समीकरण कैसा है कि हमारे 150 कॉन्वॉयज जो हैं पुलवामा अटैक में शहीद हो गए और हम आज तक उन पर चार्जशीट नहीं ला पाए हैं। ये भी तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 450 किलो RDX आया और सब रोड से उतर करके मेन को हिट कर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। स्लीपिंग मॉड्यूल की आज हम बात कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से फैलता जा रहा है, उसकी एक तस्वीर निकलकर हमारे सामने आई है। यूपी एटीएस जिसकी तारीफ बार बार हो रही है, अच्छा काम किया है, गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया को भी हमें नहीं नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि बहुत खतरनाक है और इसी पर सारे संपर्क हो रहे हैं, इसी पर सारे काम हो रहे हैं और उसको भी देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ अतीक जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुस्लिम लीग के। अतीक जी, स्वागत है आपका। अतीक जी, देखिए बात निकलकर सामने ये आ रही है कि मदरसों में कुछ जगहों पर ऐसे काम हो रहे हैं और कानपुर में जो पकड़ा गया है वो मदरसे में पढ़ाता था, तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? आसाम में आप देखिए किस तरह से मदरसों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये सारे के सारी जो बातें हो रही हैं वो मदरसों को टारगेट करने की हो रही है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हों उनको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एटीएस ने और बहुत सारी एजेंसीज ने मुसलमानों को
पकड़ा, बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए, अलकायदा से जोड़ दिया, बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़ दिया। उसके बाद रिहाई मंच ने उनके मुकदमे लड़े, जमीयतुल उलमा हिंद ने उनके मुकदमे लड़े और वो बरी होके सामने आए। 15-15 साल के बाद लोग जो है बरी हुए और उनकी पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद हो गई। आजादी का अमृत महोत्सव खूब मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी मुसलमानों के हिस्से में तो विष ही आना है, क्योंकि जिस तरह से आसाम में मदरसे बंद करने के लिए टारगेट बनाया गया है, उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में भी मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकवादी कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, टेरर से जो भी लिप्त हो उसको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन ये टारगेट करना कि मदरसे ऐसा कर रहे हैं, मदरसे ऐसा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में मदरसों को टारगेट करना है और मदरसों को बंद। इसमें टारगेट करने वाली बात कहां से आ रही है? जांच एजेंसियां बता रही है ना, ये तो बस ढेर सारी बातें, कोई ये किसी ने अपने मनगढ़ंत तो बनाई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप अनुज? इससे पहले भी जांच एजेंसियों ने बहुत सारे लोगों को जो है पकड़ा था, लेकिन सिरे से खारिज कर रहे हैं आप तो इस पूरी बात को, उनकी जांच एजेंसियों पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर चंद्रभूषण जी। मंच ने बहुत सारे लोगों को चढ़ाया, बेगुनाह साबित, क्या नहीं छूटे लोग जिन पे इल्जाम लगाया था? क्या वो लोग अदालत से बेगुनाह होकर नहीं छूटे? क्या 15-15, 25-25 साल के बाद नहीं छूटे लोग? उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। यही कौन, किसने? एजेंसियों ने तो उनको पकड़ा होगा। आ रहा हूं हरीश जी, आ रहा हूं। हाँ चंद्रभूषण जी, जांच का विषय है, आप इतने सवाल उठा रहे हैं, आप उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, भारतीय यहाँ पर अतीक जी कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है केवल। पूरे हिंदुस्तान में मदरसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिए। भारतीय में मदरसे बंद हो जाए, मुसलमानों की जो दरसगाहें हैं वो बंद हो जाएं। आवाज नहीं आ रही चंद्रभूषण जी की। ठीक है, दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। हरीश श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। सीताराम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ गई आवाज, चलिए बोलिए 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 बोलिए, रखिए अपनी बात। आ गई? हाँ, सुनिए सुनिए जी, ये लोग जो है, ये लोग सारा काम कहां से ऑपरेट हो रहा है? मोबाइल के द्वारा। बात को पकड़िए, सोशल मीडिया के द्वारा। ये जितने भी महानुभाव लोग आए हुए हैं डिबेट में, हाँ, इनको नहीं पता होगा कि उनके घर के बच्चों के मोबाइल में कौन कौन सा ऐप है। अब ऐप ही नहीं है तो उसका यूज वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता है। फिर केवल इतना ही देखते हैं कि हम मोबाइल में लगे हुए हैं, लेकिन मोबाइल में क्या देख रहे हैं ये नहीं पता। इसलिए जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, हाँ, अभी किसी ने कहा कि जो है जोगी जी जो है बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, वो सुंदर कार्य कर रहे हैं। इसमें है क्या ना, जड़ उनका फैला हुआ है दूर तक, तो पूरे जड़ को निकालना होगा। जड़ को निकालना होगा, ठीक है। उनके मोबाइल को पूरा चेक किया जाए, किया जाएगा, जांच एजेंसियां हैं वो करेंगी और कर रही हैं, वो तो ठीक है, वो प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी बोलिए। जांच एजेंसियां ही करेंगी। अच्छा, लेकिन देखिए है, जैसे बात आ रही है मदरसे की, मदरसे में जो है वो जितने भी लोग हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो वहीं से आ रहे हैं। अतीक साहब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो भाव है वो दुर्भावनापूर्ण है, इसलिए हर वो सही कार्य उनको खराब लगता है जो सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। अब मैं जो मदरसे, जिन मदरसों से जहां से वो पढ़ा रहा था, कोई भी व्यक्ति हो अगर वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, आतंकवाद जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में, षड्यंत्र में जो लिप्त है, उसकी जो गतिविधि होगी, कार्यशैली होगी, निश्चित रूप से सस्पिशियस होगी और ये सब नोटिस कर सकते हैं। अगर जो मदरसे के जो प्रबंधक हैं, जो या वहां के जो मौलाना हैं, वो ऐसे सस्पिशियस लोगों की खबर सूचना माध्यमों को, सुरक्षा एजेंसियों को दे दें, बोलिए तो इस तरह के आरोप क्यों लगे? बोलिए बोलिए। यही कारण है कि जो मदरसे हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं, क्योंकि इस तरह की जो सस्पिशियस गतिविधियां उसके बारे में वो न तो सुरक्षा एजेंसियों एक एक करके उस पर पर्दा डालने की। ठीक है, मैं समझ गया हरीश चंद्र जी आप क्या कह रहे हैं, बोलिए शोएब जी बोलिए। हरीश जी देखिए अनुज भाई, ऐसा है कि ये मामला हमारे मुल्क का है, ना कि किसी एक पार्टी का या किसी एक इंसान का। तो मेरी हर पार्टी से गुजारिश है कि इसमें सियासत ना करें। अगर वाकई मुल्क हिफाजत में तो हम हिफाजत में हैं। कपिल जी बहुत देर से शांत बैठे हैं, ठीक बात है। इंटरनेट पे, हाँ, मैं अनुज भाई मुकम्मल कर लूं, अनुज भाई 10 एक मिनट के लिए मुकम्मल। जैसे फेसबुक पे आप देखिए
तरह तरह की आइडिया फर्जी बन रही हैं और लोग एक दूसरे के आईडी हैंग कर ले रहे हैं, तो इस पे हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत गौर करने वाली बात है। और मैं यहाँ पे चैनल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हर समुदाय की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई लेकिन यहाँ मोहम्मद अतीक तो कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद अतीक तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना जांच एजेंसियों पर, अगर कोई इस तरह उसका क्या जवाब है? कोई इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं आप शुएब जी। अतीक साहब का वो अपना हो सकता है फैसला, यहाँ मेरे मुल्क की बात है, मेरा मुल्क अगर सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित। अरे अपना क्या फैसला हो सकता है? कल जो त्योहार बना, ये आप जांच एजेंसियों पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? कपिल श्रीवास्तव मैं गलत कह रहा हूं क्या जी? जांच एजेंसियों पर क्वेश्चन कैसे आ रहा हूं? अतीक जी आ रहा हूं, मुझसे कह रहे हैं सर। नहीं कपिल, देखिए जांच एजेंसीज अगर किसी को पकड़, जी देखिए जांच एजेंसीज अगर अनुज भाई किसी को पकड़ रही हैं, एनआईए कोर्ट ने आतंकियों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। देखिए ये एक बड़ी अपडेट भी आ रही है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12 दिन की कस्टडी रिमांड में सबाउद्दीन, तीनों संदिग्ध आतंकियों की कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। 12 दिन की कस्टडी रिमांड में नदीम और सैफुल्ला और 10 दिन की कस्टडी रिमांड में सबाउद्दीन। तो ये अपडेट दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कोर्ट ने तीनों संदिग्ध आतंकियों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। बोलिए कपिल जी, बात पूरी कीजिए। देखिए मैं सीधी बात कह रहा हूं कि अगर जांच एजेंसीज जो हैं किसी को पकड़ रही हैं, उस पर आरोप लगा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनका वो विधिक राइट है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने पकड़ा है और आपने चार्जशीट किया तो साबित भी कीजिए कि उसने उस हरकत को किया है। और अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं और आप अभियोजन में उसको अंदर करवाए रखते हैं और काफी दिनों बाद वो छूटता है, तो हम समझते हैं ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जो टेररिस्ट कोर्ट बनी हुई है उसमें मात्र 5% ही कन्विक्शन रेट है। सबसे बड़ी बात यह, यानी कि आगे व्यक्ति जाके छूट जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है, हमारे पूर्व डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, वो भी जानते होंगे कि अगर अन्वेषण जो है पुलिस 161 से लेकर के जो बरामदगी हुई है उसकी पूरी चेन को नहीं जोड़ती और साबित इनका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो नहीं कर पाता है, तो ऐसे उसमें तो व्यक्ति छूट जाता है। तो दिक्कत इस बात की है कि अगर उस समय व्यक्ति छूट रहा है तो ये पूरा सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वो अच्छे से समझा भी पाएंगे। खड़ी हो गई। अच्छा नहीं, एक अनुज भाई 1 मिनट केवल दे लें। बोले। मैं देखिए मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को कि 0.5% ही कन्विक्शन रेट है टेररिस्ट कोर्ट की। और मैं दूसरी बात बार बार आपको एक इल्तिजा कर रहा हूं कि जब 154 FIR दर्ज करा दिया गया, संज्ञेय मामले के अंदर है, वो भी आपका टेररिस्ट एक्ट से जुड़ी रही है चीजें, तो वो कोर्ट का प्रोसीजर वो अपने आप 12 दिन और 10 दिन और 5 दिन 6 दिन के पुलिस कस्टडी में देगी, उनकी बरामदगी के लिए, उनको पूछताछ के लिए पूरा अवसर देगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। और दूसरा ये कि हर्षीत जी ने ये जवाब नहीं दिया कि पुलवामा अटैक हुआ, इतना बड़ा अटैक हुआ और आज तक उस पर चार्जशीट नहीं है, जिसपे 150 सैनिक हिंदुस्तान ने अपने खोए हैं। ये बड़े शर्म की बात है। हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं ले लूंगा जवाब। एक एजेंट साहब आप सिस्टम का हिस्सा रहे, जरा समझाइए। अब ये क्वेश्चन जांच एजेंसियों पर भी उठने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर जांच एजेंसियों पर, और आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि एक समुदाय को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अतीक जी की बातें सुनकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक रही बात जांच एजेंसियों की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं करीब 4 साल से ऊपर IG ATS रहा। मैंने इसकी शुरुआत की थी ATS की। ATS वगैरह ये सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। वहां पर बाकायदा पूरा सब एनालिसिस किया जाता है, फाइल्स बनती हैं, सर्विलांस पे लिए जाते हैं मोबाइल नंबर, और पूरा जब उनको यकीन हो जाता है और लीगल वेटिंग हो जाती है और वो कहते हैं कि हाँ साहब ये बिल्कुल पुख्ता सबूत हैं, तब उनको कोर्ट में, तब अरेस्ट की जाती है, तब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। ATS हो, ये ATS बड़ी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और वहां इन्वेस्टिगेशन हल्के में नहीं लिया जाता। जैसे आप NIA का इन्वेस्टिगेशन है, वो हल्के में आप उसको नहीं ले सकते। सही बात। वो बात दूसरी है कि कोर्ट ये प्ली ले ले, क्योंकि यहाँ पे डिप्टी SPs तफ्तीश करते हैं और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग जो है वो IG ADG लेवल तक होती है। उसमें POs वगैरह जो है सब साथ में, POs SPOs की सबकी राय ली जाती है कि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए।
फिर भी ये तो कोर्ट का एक विवेक है, कोर्ट छोड़ सकता है। और मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ कि उसके अगर अगले कोर्ट में अगर अपील की जाएगी तो वहां कन्विक्शन भी हो सकता है। ठीक है अतीक साहब, सुना आपने? आ रहा हूँ कपिल जी, आ रहा हूँ। अतीक जी से रिएक्शन ले लो। सहमत नहीं हूँ अनुज भाई। हाँ, मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ, कोर्ट अपने विवेक से कभी इस्तेमाल नहीं करता है। कोर्ट हमेशा साक्ष्यों का परिशीलन करता है। विवेक सिर्फ उन्हीं जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति इस्तेमाल करता है जहां उसको प्रशासनिक अधिकार दिए गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट हमेशा पत्रावली पे उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करता है, उसके आधार पर। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जो लोग पकड़े गए हैं और जो बातें निकल कर आ रही हैं वो झूठी हैं क्या? नहीं होती। अरे भाई, जो बातें निकल कर आ रही हैं वो झूठी हैं क्या? जो एजेंसी ने शुरुआती तौर पर देखा है ना, हमने उसके बारे में नहीं कहा। हमने बार बार आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन करना एक एजेंसी का विधिक अधिकार है, उसके क्षेत्राधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अगर चार्जशीटेड करने के बाद केस साबित ना हो पावे, ना साबित हो जाता है, ऐसे कंडीशन में देखा जाएगा कोर्ट में। अतीक जी रखिए अपनी बात। व्यक्ति का 10 साल 15 साल का भविष्य चौपट हो जाए तो ये इस देश के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न। ठीक है अतीक साहब, रखिए अपनी बात, रखिए, बोलिए। अनुज, जैसे अभी ए.के. जैन साहब कह रहे थे कि जो है जांच एजेंसियां बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां बहुत स्पेशलाइज्ड हैं और वो उनके ऊपर धर्म का कोई भी जो है मामला नहीं होता है। लेकिन ये भी सही है कि हुकूमत का इन्फ्लुएंस जरूर होता है, इससे ए.के. जैन साहब इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। दूसरे ये कि अदालत अपने विवेक से किसी आतंकवादी को कैसे छोड़ सकती है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। अदालत जो है अपना विवेक इस्तेमाल, अरे वो तो सबूत पर निर्भर करता है। इसका मतलब जो है जांच एजेंसियां सही से सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती हो या फिर आदमी निर्दोष होता है तभी छूट जाता है। इसीलिए आप देखिए हमारी बहुत सारी जो है संस्थाएं हैं जो कि मुकदमे लड़ती हैं और छुड़ा के लोगों को लाई हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। किसी ने उनको जो है कंपनसेशन तक नहीं दिया है। अभी हमारे आदरणीय हरीश जी कह रहे थे कि भाजपा के लिए हमारी जो है एक नजर बहुत तंग है। हमारी नजर भाजपा के लिए बिल्कुल तंग नहीं है। आप बताएं, डीएसपी साहब पकड़े गए थे कश्मीर में, उनका कनेक्शन मिला था, उनका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों के मदरसे बंद करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा करती है। देखिए ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए इसका। नहीं, आप ये बताइए, टारगेट कर रहे हैं आप। देखिए सीधा सवाल है कि टारगेट कर रही है क्या सरकार? अतीक जी ने ये बात उठा दी है। ये आसाम का एग्जाम्पल है। आसाम में मदरसे कैसे बंद करे जा रहे हैं? आसाम में टारगेट किया। पूरी तरह से मैं खारिज करता हूँ। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के काम करती है और इसका पूरे मुस्लिम समाज को एहसास है, क्योंकि जितनी भी लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन बिना भेदभाव के सरकार ने किया है। सभी को उसका लाभ मिला है, सभी को समान अवसर है। लेकिन अतीक साहब अगर ये जो बातें कह रहे हैं वो इससे जाहिर होता है कि वो भाजपा के प्रति दुराग्रह पूर्ण भाव रखते हैं। अन्यथा जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं उनकी मजम्मत करने के बजाय, उनको सजा की मांग करने के बजाय आप उनके बचाव में कहीं न कहीं खड़े होते हैं। और जो बात कपिल जी कह रहे थे, कपिल जी की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अगस्त 2020 में 13,500 पन्ने की चार्जशीट वो कोर्ट में दाखिल हो चुकी है पुलवामा की। और उसमें जो मुख्य जो अपराधी बनाया गया है आदिल डार करके, आदिल अहमद डार, ये उसका मुख्य हमलावर था और 19 सहयोगी इसमें उसके साथ थे। जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर समेत 19 लोग उसके साथ थे। तो ये जो बगैर भेदभाव के सबको लाभ पहुंचा रही है। इनके सांसद महोदय संसद में कहते हैं कि सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में फुकट का खाना खिला रही है। आप बताइए, इनके सांसद ऐसी जुबान बोलते हैं और ये कह रहे हैं कि सबको समान जो है अवसर मिल रहा है। इनके खुद सांसद कह रहे हैं कि मुफ्त में फोकट में खाना खिला रही है। इनके सांसद बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं। अतीक साहब, आप जाकर के अपने समाज के लोगों से पूछिए
कि प्रधानमंत्री बिल्कुल। आवास योजना मकान पक्के किसके बने, एमपी से कहिए, सभी फ्री मुस्लिम फंड समाज के लोगों को उसका लाभ मिला। वो चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना 5 लाख का चिकित्सा हो, चाहे ये सभी योजनाओं का लाभ मुस्लिम भाइयों को भी समान रूप से ठीक है, मिला। छोटा छोटा जल्दी से कपीस जी जल्दी से रखिए, फिर शोएब जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिएगा। बोलिए कपीस जी जल्दी से। देखिए हरीश जी से निवेदन करते हैं कि इस तरह की बातें आप ना रखें जो छद में दिखाई देती हैं। डॉक्टर कफील खान पेडियाट्रिक डॉक्टर थे, एमडी थे, स्पेशलिस्ट थे, उन बच्चों की जान बचा रहे थे और उनके ऊपर आपने एनएसए लगा दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकारा आपको 9 महीने, तो आपने उनको जेल में रख करके उनके भविष्य को खत्म कर दिया। तो ये आप बताइए, आपने उतने बच्चों के भविष्य को खत्म किया, ना जाने कितने नौनिहालों की उन्होंने जान बचाई होती जिनको आपने फर्जी मुकदमे में फंसा दिया सिर्फ इसलिए कि वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे। तो इस तरह का उदाहरण आप मत दीजिए, वो आपके पेट में नहीं पचता। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर मदरसे का कोई शिक्षक या मदरसे का कोई स्टूडेंट है, अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रश्न अगर आप मदरसे पे खड़ा कर रहे हैं तो उन यूनिवर्सिटीज का क्या और उन स्कूलों का क्या, उन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या, जहां से आतंकवादी बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है शोएब जी, जल्दी से बंद करा देंगे क्या? बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी से छोटा सा। जी अनुज भाई देखिए ऐसा है, अनुज भाई जो आने वाले कल के मसाइल हैं, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आज पुरानी बातें नहीं खोदनी है, हमें एक नया हिंदुस्तान जो बन रहा है उसमें हमें देखना अड़चने कौन सी आ रही हैं। और मेरी गुजारिश है फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलने चाहिए और ये हकीकत है कि जो निष्पक्ष जांच हो, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस बात को गौर रखते भी हैं कि कोई निर्दोष को सजा ना हो, ये ऐसी बात नहीं है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है। और इस हिंदुस्तान में किसी को यह अख्तियार नहीं है कि किसी तरह की गतिविधियां अपने मुल्क के खिलाफ आप करें। कोई मजहब इजाजत नहीं देता है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ अभी ये लोग पकड़े गए हैं, गुजारिश है, कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, इतनी जल्दी क्वेश्चन करना ठीक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर अब आगे यहाँ पर और चीजें निकल कर आएंगी और खुलासे होंगे, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। क्या करने वाले थे आगे, किस तरह से फिदाइन बनना था, किस तरह से बम की बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये तमाम बातें बताई गई है ना। तो इतनी जल्दी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन करना ठीक नहीं है। मामला कोर्ट में जाएगा, वो देखेंगे उसमें फैसला क्या आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये स्लीपिंग मॉडल बढ़ता जा रहा है, चिंता का विषय है। यूपी एटीएस की तरफ से बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं और भी आने वाले वक्त में बहुत खुलासे होंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे चीजें हैं जिसका जवाब हमें आगे आने वाले वक्त में भी मिलेगा और भी खुलासे हो सकते हैं। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, बने रहिए। हैं उनकी सक्रियता के कारण और उनके तत्परता के कारण ये जो आतंकवादी हों, चाहे जिहादी हों या माफिया तंत्र हों या अपराधी हों,
सबकी कमर तोड़ने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार में हुआ है। जो भी ये स्लीपिंग मॉड्यूल मिले हैं, ये चिंता की बात है। वो चाहे वो नदीम हो, चाहे सैफुल्ला हो, चाहे ये आजमगढ़ से गिरफ्तार किए गए सज्जन हो। हाँ। लेकिन ये जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, ये बड़ी गंभीर बात है कि इनका हकीमुल्ला नाम के जो हैंडलर है, आतंकवादी है, वो पाकिस्तान में उससे नदीम की साठगांठ हुई। हाँ। और फिर वो विभिन्न उनको आतंकवादी नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रक्रिया में उनकी ट्रेनिंग भी हुई और तरह तरह से उनको ट्रेन करने के लिए हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम का प्रयोग किया गया। हाँ। और सैफुल्ला के बारे में तो ये कहा जाता कि वर्चुअल जो जानकारियां आई हैं हाँ। कि वर्चुअल आईडी बनाने में वो माहिर था। यही यही चिंता का विषय है और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हरीश जी। इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में इस वक्त जिस तरह कितना से खतरनाक हो गया ये। सरकार की प्राथमिकता कानून है, उत्तर प्रदेश की में शांति व्यवस्था और सुरक्षा है। हाँ। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े जो अधिकारी हैं और जो उसमें जुड़े जो भी वो सुरक्षा का तंत्र है, उसकी जो जागरूकता है, उसकी जो सतर्कता है, उसकी जो तत्परता है, उसने इनके पूरे